सब दोस्त जितने भी ये देखेंगे जो वीडियो ये उनके लिए वो हमेशा मुझसे एक सवाल ये पूछा करता है, भैया तू यहाँ ऐसी बातें करता है वहाँ क्या करेगा। तब कहा कि स्टेज पर कोई नहीं आना चाहिए। याद रखिएगा स्टेज पर कोई भी नहीं आना चाहिए, आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है। एक अंकल आए, 10 का नोट हाथ में था, उड़ाते उड़ाते, तो मैंने कहा अंकल आप प्लीज़ आप नहीं जा सकते। अंकल ने मुझे धक्का दिया। मैंने फिर कहा अंकल नहीं जा सकते। अंकल ने फिर मुझे धक्का दिया। पेशेंस की बात जो बता रहे हैं, धैर्य टूट चुका था, धैर्य टूटते मैंने माइक पर अंकल को अच्छा कुछ ऐसा एब्यूजिव तो मैं आज से यूज भी नहीं किया, लेकिन अंकल को मैंने थोड़ा सा गुस्से में आकर उस माइक पर कुछ बोल दिया। बाद में पता लगा कि वो दूल्हे के पापा जी थे और मैं दुल्हन साइड से था, तो खाना तो क्या खाना था फिर बेटे से चीज वो चीज। अगर मान लो मैं खूबसूरत लड़की बन भी सकता उठने के बाद, जैसे कि आपने पूछा खूबसूरत बन जाता हूँ, तो सबसे पहला कॉल मैं आपको करूँगा और मैं आपके साथ से 2 इंटरव्यू करूँगा। 2 दिन तक इंटरव्यू चलेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पर अगले जो इंटरव्यू में एक आपने योगी का इंटरव्यू लिया, फिर आप योगिता का इंटरव्यू लीजिएगा। तो आपने नाम भी डिसाइड कर दिया अभी तक। आप मैं तो आपसे बहुत अच्छी बात बताता हूँ कि अगर सच में मैं लड़की बन जाता हूँ तो बहुत बड़ा बेनिफिट है। बिल्कुल। नमस्कार, मेरा नाम है मोहन, आपका स्वागत है आई क्विज पर। आज ये हमारा 3rd पॉडकास्ट है। आई नो कि इस 3rd पॉडकास्ट में काफ़ी लंबा टाइम लग गया, बट मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि जो अगला पॉडकास्ट होगा वो काफ़ी जल्दी आएगा और ऐसे ही सिलसिला चलता रहेगा। आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो काफ़ी फेमस पर्सनालिटी तो है ही सही, उसके साथ में काफ़ी इंस्पायरिंग पर्सन भी है और हम कह सकते हैं कि एक यूथ आइकन भी हैं। वो ना केवल एक बहुत बड़े एंकर है, उसी के साथ एक बहुत सच्चे और अच्छे इंसान भी हैं जिन्होंने लोगों का सपोर्ट भी किया है और उनको हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी किया है। तो आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट विद। तो आज हमारे पास हमारे गेस्ट हैं मिस्टर अशोक योगी, जो एक फेमस और बहुत ही बड़े एंकर हैं। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने स्टूडियो में हमें बुलाया। वैसे तो बहुत अच्छा स्टूडियो आपने बनाया हुआ है, अच्छा भी लग रहा है। कि मोहन जी पहले तो शुभकामनाएं। थैंक यू। हम चाहते हैं कि जल्दी से आपके व्यूअर्स बढ़ते जाएं, बहुत सारे लोग आपका चैनल देखें। मेरी इच्छा भी थी, बहुत टाइम से मैं चाहता था कि लोग यहाँ पर आए, मैं लोगों की इंटरव्यूज़ देखता था। और बहुत बड़ी बात है कि आज मुझे जो मौका मिला है, जैसे कि कपिल का जो डायलॉग होता है कि यहाँ आने का मौका, वो मेरे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि मैं आपके साथ यहाँ पर जुड़ा हूँ। सर, ये हमारा सौभाग्य कि आप हमारे साथ यहाँ पर हैं आज। तो चलिए आज पॉडकास्ट का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि मैंने आपको इंट्रोड्यूस कराया कि आप बहुत बड़े एंकर हैं और कोटा में जब भी एंकरिंग की बात आती है तो केवल एक ही नाम सामने आता है, मिस्टर अशोक योगी। तो कब आपने एंकरिंग स्टार्ट करी? बस पहली लाइन जब आपने मुझे बोली कि आप बहुत बड़े एंकर हैं, वैसे मैं कोई बड़ा एंकर तो नहीं, लेकिन लोगों का प्यार बहुत होता है। और बस यहाँ से जब हम लाइन शुरू बढ़ते हैं कि कब एंकरिंग शुरू की, ये तो देखो मुझे खुद को भी नहीं पता था, क्योंकि बचपन से शौक था, बोलने का शौक था। दोस्तों में बहुत सारे डायलॉग माना करता था, खेल लगा। स्कूल से मैं अपनी जब से स्कूलिंग मैंने शुरू की, मैं शुरू हुआ लगा स्कूल में जब टीचर्स डे होता था, गांधी जयंती होती थी, तब हमें बोलने का मौका मिलता था, बहुत अच्छे से बोलते भी गए। फिर धीरे धीरे हम लोगों ने काम किया और फाइनली अगर बिजनेस की बात करें तो 2008 से मैं यहाँ पर आया, तो जहाँ से पहली इनकम मेरी शुरू हुई। अच्छा, तो मतलब जब इनकम शुरू होती है तब लगता है कि हम प्रोफेशनल हो चुके हैं। बिल्कुल। तो मेरा जो सेकंड क्वेश्चन है वो इसी बीच में आता है कि कब लगा आपको कि नहीं अब तो मुझे फुल फ्लेजेड एंकर ही बनना है? बिल्कुल। मैं वैसे आपको बता दूं कि एजुकेशन मेरी बीएससी बायोटेक्नोलॉजी था, साइंटिस्ट बनने थे, नेट में जाना था। लेकिन जैसे ही हमने शुरू किया तो एक बार क्या हुआ कि 92.7 FM से मिस्टर लव चड्डा हमारे कॉलेज आए। उन्होंने मुझे एनुअल फंक्शन में देखा, वहाँ से उनका ऑफर आया ग्राउंड एक्टिविटी के लिए। लगता था कि यार कहाँ पेमेंट मिलेगा, ओमेगा एफएम में जाने का मौका ही मिलेगा। वहाँ से क्लिक किया, उन लोगों ने मुझे अच्छा पेमेंट ऑफर भी किया। उस समय तो सपना ऐसा लगा कि यार पैसा भी मिलेगा। उसके बाद अब शुरू हुआ राज, बहुत अच्छा लोगों का शुरुआत। चलिए बहुत बढ़िया है भैया कि आपको पता लग गया कि आप किस क्षेत्र में आगे बढ़ना है। वरना जनरली होता क्या है कि आफ्टर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन लोग इसी कन्फ्यूजन में रहते हैं कि उन्हें करना क्या है, वो समझ नहीं पाते क्या करना है। आप समझ गए। बिल्कुल, मैं समझने की बारी एक एक एज तक हम लोगों को लगता है जहाँ पर लोगों को वही जो हम भी थे, आपके साथ भी हुआ होगा कि 10th में होता है कि बायो लेना है, मैथ्स लेना है,
इंजीनियर बनना है, डॉक्टर, जैसा कि हमने बताया कि बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, दूर दूर तक सपना नहीं था कि हम लोग यहाँ पर आएंगे। पूरे घर में बात मेरे घर की करूँ तो वहाँ भी बात होगा तो गवर्नमेंट जॉब पर लोगों का ज़्यादा फोकस होता है, शौक पर बात नहीं चलती है। शौक पर अगर बात सुने तो यहाँ आकर फाइनली को भी इस पर जाना चाहिए जहाँ पैसा बहुत आपको मिले। बिल्कुल सही है। तो जैसा कि भैया आपने बताया कि गवर्नमेंट जॉब के पीछे लोग बाग जाते हैं, आपके फैमिली वाले भी जाते होंगे या फिर जो आपके रिलेटिव आते होंगे वो भी जाते होंगे, आपका आंसर क्या होता है उनको जब आपसे पूछा जाता है कि आपने गवर्नमेंट जॉब को ना चूज करके ये प्रोफेशन चूज किया? ये मतलब दुखती रख पे जो हाथ आपने रखा है अभी, ये बहुत सारे लोगों के साथ होता है। मैं सबको मोहन जी आपको बताना चाहता हूँ, सब लोगों को बता, आईपीएम्स में स्पेशली मैं बताना चाहता हूँ, दुखते भी वर्ड्स है कि यहाँ पर अगर बात चलेगी तो बहुत बड़ा टास्क है। और इंडियन कल्चर जहाँ आपको ये सुनने को मिलता है कि जैसा मेरे साथ होता था कि मैं रात को शोज करके आता था 1 बजे 1:30 बजे, तो घर वालों का कहानी यही होती थी कि पापा क्या करते थे कि 10 बजे जॉब पर जाते थे, तब मैं 11 बजे उठता था और उसके बाद 5 बजे आते थे मैं शो में चला जाता और मिलना नहीं होता था। और घर वालों को कहना होता था कि नचनिया बतिया है, तब तक ये नचनी वाले काम करोगे, आवारा हो चुकी हो, मजे कर रहे हो जिंदगी में, ये तो ही होगा। तो वहाँ जो एक फील आता है, एक जो सोसाइटी वाला, वो यहाँ आकर लगता हम लोग। लेकिन वहाँ पर जब उनको एक जवाब मिला, जब सक्सेस आपके पीछे होती है, तब लोगों को जवाब मिलता है कि हाँ कुछ करके दिखाए, और कुछ करके आपने दिखाया भी। तो भैया जैसा कि आपने बताया कि आपने गवर्नमेंट जॉब को साइड करके यह काम किया जहाँ पर आपने एंकरिंग स्टार्ट करी, तो वो क्या चैलेंजेस थे इनिशियली जो आपने फेस किए और कैसे आपने उन चैलेंजेस को ओवरकम किया? चैलेंजेस की बात हो तो इस बिजनेस पर अगर कोई एक्टिंग सेक्टर में आज ये अगर कोई बनना चाहता है या वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनना चाहता है, तो सबसे बड़ा चैलेंज ये आता है कि आप इंडस्ट्री में बिल्कुल नए होते हैं। बिल्कुल। और जहां हम बात करते हैं कि इंडस्ट्री में कोई आपका हाथ पकड़ने वाला, तो इस इंडस्ट्री में आपका हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ की कद्र है जिसका नाम है आपका टैलेंट। बिल्कुल। अगर आपका टैलेंट चलता है तो आप चलेंगे। जैसा कि मेरे साथ हुआ, जब इंडस्ट्री में मैं आया मुझे लगता था कि यार मैं बहुत अच्छा हूँ, अब मुझे काम मिलेगा, लेकिन काम मिलना बड़ा मुश्किल होता है। शुरू में ये चैलेंज थे, फिर धीरे धीरे हम चैलेंज को भी कैसे आप ख़त्म करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा काम करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से कनेक्ट हों, इस तरह से आप जुड़ सकते हैं। तो आपने इस चैलेंज को ओवरकम किया। लेकिन कभी कभी ऐसा भी फील होता है ना कि बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए हो या बहुत ज़्यादा आप जो है डिप्रेशन में आ गए हो, लगता है कि नहीं अब तो उस काम को छोड़ना है, तो कभी आपको लगा ऐसा कि नहीं आज तो आखिरी दिन है, आज के बाद मैं ये काम नहीं करूँगा? ये बात तो बिल्कुल ऐसा ही है कि बात अगर यहाँ पर करें, सवाल बड़े अच्छे हैं आपके। ये बात अगर मैं करूँ कि मुझे भी एक बार फील हुआ था जब सबसे बड़ा इसका मैक्रो पकड़ो कहीं पे हम देखें, ऐसा लगे कि यार अब तो परेशान हो गए। तो ये परेशानी कब आती है आपको? जब आपका ऑफ सीजन होता है, जब आपके पास काम नहीं होता है, आप घर बैठे होते हैं, तब घर वालों के वो ताने जब शुरू में लगता था। तब एक बार ऐसा ही मेरे साथ इंसिडेंट हुआ था कि जरूरी नहीं आप शो में जाओ, आप बहुत अच्छे एंकर हैं, लेकिन आप सबको खुश नहीं कर सकते। बिल्कुल सही। एक बार मेरे साथ ऐसा ही हुआ, कहीं क्लाइंट से नए नए भी थे, समझ भी नहीं थी, तब मुझे लगा किसी से मेरी थोड़ी सी बहस हो गई थी। तब मुझे लगा कि एंकरिंग में सबसे बड़ी जो चीज़ होती है पेशेंस, आपको धैर्य रखना है। उस जगह मैंने धैर्य रखा नहीं था। जब मेरे सामने कोई बात आई तो मैंने जल्दी फ्लो में उस बात बोल दी और सामने से मुझे सुनने को मिला। तब मुझे उस दिन एहसास हुआ कि नहीं यार, वो व्यक्ति गलत है, जबकि गलत मैं था। बट उस समय मुझे समझ नहीं थी, एक्सपीरियंस नहीं था, तो वर्किंग में लगा कि ये व्यक्ति गलत है। और मैंने उस दिन सोचा कि नहीं, ये काम करना ही नहीं है जहाँ तू तड़ाके से सामने वाले लोग बात करेंगे। लेकिन बाद में धीरे धीरे समझ आई कि नहीं, मैं खुद गलत हूँ। तब जब मुझे ये समझ में आया, ये उंगली इधर आई कि हाँ मैं गलत है, तब जाके लगा कि नहीं यार, इंडस्ट्री बहुत अच्छी। बिल्कुल सही। लेकिन उस समय जब आपसे कहा गया कि भाई ऐसा क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, निकल जाए यहाँ से, उस समय आप सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं? नहीं, वो मैंने आपको वही बताया, एक्सपीरियंस के साथ आपको सब कुछ आ जाता है। वो कंडीशन तो बहुत बुरी कंडीशन होती है। एक एंकर का मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मैं मॉल एक्टिविटी करता हूँ या कॉलेज एक्टिविटी करता है, तो वहाँ पर हमेशा हमारे साथ एक प्रॉब्लम आती है। क्या प्रॉब्लम आती है कि सामने वाला हमेशा सोचता है कि जो यंगस्टर्स होते हैं, उनको लगता है कि यार मतलब उनका ग्रुप होता है, जो हमारे जनरल भाषा में शब्द यूज किया जाता है कि यार रुको मैं इसकी ऐसी की तैसी करके आता सेंटर की। हाँ, तो वो कोशिश पूरी करते हैं कि वो, लेकिन अगर आप हाजिर जवाब नहीं है, जैसा कि हम मेरे गुरु जो है कपिल, मैं उनको बहुत मानता हूँ कि अगर आप हाजिर जवाब नहीं है, जैसे आप हाजिर जवाब है, आप मुझे अभी सवाल पूछ रहे हैं, अगर आप हाजिर जवाब नहीं है तो आपको सुनना पड़ेगा और आप एक अच्छे एंकर या एक अच्छे प्रवक्ता नहीं हो सकते।
मतलब इसमें काफ़ी प्रैक्टिस चाहिए होती है, बहुत काफ़ी। प्रैक्टिस, आपको दिन रात आपको प्रैक्टिस करना है। जितना काम आप करोगे वो चंदनमा निकालनी नहीं है, जितना घिसते होगे उतनी चमक। मुफ्त का चंदन किस में रंगा, लेकिन यहाँ पैसा मिलता है। यहाँ पैसा चंदन नहीं है। चलिए, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। एक और बात जो कि आपने कहा कि काम करते करते आप सीख जाते हैं, लेकिन जो एक बैकड्रॉप जो मुझे लगा वो ये है कि काम कैसे मिले। आपके इंडस्ट्री में वैसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो टैलेंटेड भी हैं, तो उन सबको हटाकर आप कैसे काम लाते हैं, कैसे आप लोगों से जुड़ते हैं, कैसे आपको काम मिलता है, वो प्रोसेस क्या है ये? काम हर नए एंकर के लिए बहुत सारे एंकर्स का सवाल होता है। जब हमारा रहा होता है राजस्थान एंकर एसोसिएशन यहाँ होता है, उसके बारे में बता दूँ। राजस्थान एंकर एसोसिएशन हमारी पूरी टीम है, जहाँ पर कोटा विंग में हेड हूँ यहाँ का। यहाँ पे ये भी बहुत बड़ी बात होती है कि उन्होंने यहाँ पे मुझे हेड बनाया। बिल्कुल। वहाँ पर हम लोग बहुत सारे सवाल होते हैं, नए यंगस्टर्स आते हैं, नए एंकर्स आते हैं, न्यू कमर्स आते हैं, तो उनका यही सवाल है कि काम कहाँ से आएगा। इस इंडस्ट्री में काम लाने का एक ही तरीका है। सबसे पहला है कि आप माउथ पब्लिसिटी, यानी कि मैं कहीं एंकरिंग करने जा रहा हूँ, आपको कम से कम 500 लोग आपको वहाँ पे देख के, 500 में से ये होता है कि 250 लोगों को मैं पसंद आता हूँ, 250 लोगों को मैं पसंद नहीं आता हूँ। लेकिन अगर वो 250 लोगों को आप पसंद आ रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे सर्च करना। बिल्कुल। तो पहला मीडिया जो है माउथ पब्लिसिटी है, लोगों तक पहुँचना है। और हमारे यहाँ पर अभी थोड़ा सा ट्रेंड है, डिजिटल थोड़ा सा कम है, अब तो बहुत हो गया है। लेकिन अभी भी ये है कि लोग एक दूसरे से कॉल करके पूछते हैं कि यार आपके यहाँ जो एंकर आया था वो कैसा था, वो बहुत अच्छा था, उसका नंबर हमें मिले, तो रिलेशंस चलते रहते। बिल्कुल सही। बाकी डिजिटल, मैं तो लोगों को यही कहूँगा, डिजिटल आप इंस्टा यूज़ कीजिए, बाकी रील्स तो आपको यूज़ करनी चाहिए, आप फेसबुक कीजिए, यूट्यूब, जहाँ भी आप कर सकते। एक मिनट। अच्छा, आप जैसे कि आप एंकरिंग करते हैं तो आप बहुत सारे जो शादियों में भी एंकरिंग करते होंगे, संगीत में कोई रोड शो जो होता होगा आप उसको भी होस्ट करते होंगे। सबसे इंटरेस्टिंग आपको क्या लगता है, मैरिज और अदर कैजुअल्स? दोनों अपने आप में एक अलग फील्ड है। अगर मैं बात करूँ 2000, जैसा कि मैंने आर्ट्स जब इनकम से शुरू किया, तो हम पहले रोड शोज़ किया करते थे, मॉल शोज़ किया करते थे, कॉर्पोरेट शोज़ किया करते थे। बट कॉर्पोरेट का एक अलग माहौल है, और अगर आप इंटरेस्टिंग माहौल है तो वो वेडिंग्स में, वेडिंग्स में मज़ा है। वेडिंग्स में आपको सबसे पहले आप जाओगे, एक अच्छा होटल आपको मिलेगा, बिल्कुल। फिर जाते हैं अच्छा सा डिनर लंच आपको मिल रहा है, बढ़िया से खाने की डिशेज मिल रही है, मतलब खाना भी पेट पूजा भी हो रही है। और उसके बाद सबसे अच्छी जो चीज़ होती है, आपको पब्लिक को डांस करवाना है, मस्ती करवाना है। यानी कि एक वेडिंग जहाँ हम पूरे परिवार को डांस करवाते हैं, मस्ती करवाते हैं, वो भी खुश, हम भी खुश। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। तो जैसा कि भाई आपने भी बताया मुझे कि जब आप एंकर होते हैं तो आपको स्पॉन्टेनियस बनना पड़ता है, हाजिर जवाबी बनना पड़ता है। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, अगर आप ये एक सिचुएशनल क्वेश्चन है कि मान लीजिए कि आप सोते हैं रात को और सुबह आप उठे, जैसे आप उठे आपने फेस वॉश किया और पता लगा कि आप तो लड़की बन गए। तो अगले 2 दिन आपका क्या वर्क होगा? आप क्या क्या करेंगे 2 दिन? और सबसे पहले आपका क्या फीलिंग आएगी कि अरे यार ये क्या हो गया? पहले आपका क्या फीलिंग आएगी कि अरे यार ये क्या हो गया? अगर मान लो मैं खूबसूरत लड़की बन भी सकता हूँ उठने के बाद, जैसा कि आपने पूछा, खूबसूरत बन जाता हूँ, तो सबसे पहला कॉल मैं आपको करूँगा, और मैं आपके साथ से 2 इंटरव्यू करूँगा। 2 दिन तक इंटरव्यू चलेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पर अगले जो इंटरव्यू में एक आपने योगी का इंटरव्यू लिया, फिर आप योगिता का इंटरव्यू लीजिएगा। तो आपने नाम भी डिसाइड कर दिया? भी था। आप, मैं तो आपसे बहुत अच्छी बात बताता हूँ कि अगर सच में मैं लड़की बन जाता हूँ तो बहुत बड़ा बेनिफिट है। बिल्कुल। इस फील्ड में जहां आज मेरी इनकम, जो इनकम है उसका 4 गुना हमारे फीमेल एंकर्स को मिलता है। डिमांड सबसे ज्यादा फीमेल एंकर्स की है। और अगर आप फीमेल एंकर में खूबसूरत होने के साथ और आप एक अच्छे एंकर भी है, अच्छे वक्ता भी हैं, तो आपकी, मैं बता रहा हूँ कि आप किसी एक सेलिब्रिटी से कम नहीं होते। तो मेरे लिए तो ज्यादा फायदेमंद क्वेश्चन है। सुन ले आपने बात। बिल्कुल सही है। तो मैं अपने व्यूअर्स को एक और बात बता दूं कि जैसा कि योगी भैया ने बताया कि फीमेल एंकर्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो अगर कोई मेरे व्यूअर्स में फीमेल एंकरिंग करने के लिए करना चाहती हैं, या फिर जो चाहती है कि मैं एंकर बन जाऊं, वो योगी भैया से कांटेक्ट कर सकती हैं, और दे कैन गेट अ गुड अपॉर्चुनिटी हियर। और मैं तो चाहता हूँ कि न्यू कॉमर्स जो है, जिन्हें लगता है उन लोगों को आना भी चाहिए, उन्हें सीखना भी चाहिए। सीखने की कोई उम्र नहीं होती। बिल्कुल सही। तो भैया थोड़ा आगे बढ़ते हैं, और एक और क्वेश्चन मैं आपसे जानना चाहूँगा
जब हम बच्चे होते हैं तो हमसे पूछा जाता है कि आप बड़े होके क्या बनोगे, या आपके लाइफ के क्या गोल है, क्या टारगेट्स है, आपका एम्बिशन क्या है। तो ये क्वेश्चन मैं आपसे आज पूछ रहा हूँ बड़ा होने के बाद, कि आपकी लाइफ का क्या गोल है, क्या एम्बिशन है। देखिए, लाइफ के गोल तो कभी खत्म होते नहीं है। जैसा कि हमेशा लालच जिसे कहा जाता है वो बढ़ता जाता है। लेकिन जहाँ मुझे लगता है कि आप अपने हॉबी वाला काम करते हैं, जहाँ आपको जो पसंद का काम है, जैसा कि 3 इडियट में कहा गया था कि अपने पसंद के काम के पीछे वाली जो कहानी थी, वो बिल्कुल सच बात है कि वहाँ पे मुझे खुद को ये लगता है कि अगर आगे जो गोल की बात आप करते हैं, मेरा गोल तो यही है कि मैं ऑल ओवर इंडिया की बात करूँ तो ऐसा कोई रीजन नहीं है जहाँ मैं एंकरिंग नहीं करता। मैं हर सब जगह जाना चाहता हूँ, लोगों तक जो मेरा टैलेंट है वो लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ। उसके अलावा मेरा एक और गोल है, मुझे लगता है कि मैंने, जैसा कि आपका पहला वाला सवाल था कि वेडिंग इंडस्ट्री में हम लोग चल रहे हैं, तो मेरा एक शौक और है मैं आप लोगों को कि मैं वेडिंग प्लानर भी हूँ। मेरी खुद की कंपनी है वेडको के नाम से, तो मैं वेडिंग प्लानर भी हूँ। शौकिया तौर है, वो भी शौकिया है, मज़ा आता है लोगों को वेडिंग प्लान करने में, खुशी मिलती है, ऐसा भी अच्छा है। तो अब एक और टारगेट ये है कि उस कंपनी को थोड़ा सा लेवल पर और पहुँचाते हैं, अपलिफ्ट करना है उसको भी। अच्छा भैया, इसी में मेरा एक क्वेश्चन अभी जस्ट जनरेट हुआ है स्पॉन्टेनियसली। क्वेश्चन ये है कि आप किस थियरी में बिलीव करते हो, लव द जॉब यू डू और डू द जॉब यू लव। मतलब आप वो काम करो जो आपको पसंद है, या आप जो काम कर रहे हो उसको पसंद कर लो। नहीं, ये तो पहला वाला ही जब आपने बोल दिया है और आपको खुश होके बोला तो लाइक ऐसा जो भी आप कर रहे हैं कि आपको भी पसंद है, आप खुद जो है मानिए, मैंने आपके बारे में बहुत ही स्टडी किया, उसके बाद मैं आपसे मिला यहाँ पर आकर। हमारी बात बहुत टाइम से हो रही थी, लेकिन बिल्कुल हम टाइम नहीं दे पा रहे थे उस सीजन। नहीं सर, आप टाइम नहीं दे पा रहे। मैं टाइम नहीं दे पा रहा, क्योंकि देखो हम तो वेट करते हैं कि कोई बड़ी पर्सनालिटी हमारे पास आए, हमें समय दे। मेरा वही यहाँ पर आकर से ज़्यादा बात यहाँ नहीं होगा। काम तो ये करो जो आपको पसंद है, और करना वही है, खुशियाँ वही हैं, मज़े आने वाली चीज़ें। कल परसों एक मैसेज मैंने देखा भी था कि कमाना आपको पड़ेगा, चाहे रो रो के कमाए, चाहे हंस हंस के कमाए, कमाना आपको पड़ेगा। बिल्कुल, जब कमाना ही है तो फिर हंस हंस के कमाओ। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा भैया, जैसा कि मैंने आपके बहुत सारे शोज देखे भी हैं, मैं खुद आपका बहुत बड़ा फैन भी हूँ। आप वाइल डूइंग एंकरिंग आप काफ़ी कॉमेडी करते हैं, काफ़ी हंसी मजाक करते हैं। तो आजकल तो कॉमेडी का एक ट्रेंडिंग मार्केट भी है, तो आपने कॉमेडी को चूज ना करके एंकरिंग में कदम क्यों रखा। कॉमेडी की बात करें तो जैसा कि आपने कहा, आप जानते भी हैं, पता भी होगा, मैंने बहुत सारे शोज किए थे। सच कहानी ये थी, मेरे पीछे की मतलब बैकबोन जिसे कहा जाता है कॉमेडी थी, स्टैंड अप कॉमेडी। अब कॉलेज में भी ऐसा था, कॉलेज में भी हमारी यही बात चलती थी कि अच्छे से मुझे ये करना है। लाफ्टर चैलेंज के बहुत सारे ऑडिशंस हैं, वहाँ तक गए, फाइनल तक पहुँचे, कोशिश भी किया, मुंबई तक गए। इंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करेगा, सोनी पे आया करता था, उसको देखा। फिर सबसे बड़ा अचीवमेंट मुझे मिला इंडिया गॉट टैलेंट सीजन 3 में। वहाँ पे मैं गया, बहुत पसंद किया लोगों ने, न्यूज़पेपर में बड़ी बड़ी न्यूज़ छपी थी, कोटा में, बहुत सारे काम किए। लेकिन कॉमेडी का एक अलग स्तर है, एंकरिंग का एक अलग स्तर है। कॉमेडी आप 365 दिन में सिर्फ आप 40 दिन कॉमेडी करते हैं, और मुझे यहाँ पर ये खुशी होती है कि एंकरिंग में आप 365 दिन में 400 से 500 दिन काम करते हैं। क्योंकि दिन में आजकल 3 से, जैसे वेडिंग में था, वेडिंग में 3-4 शो हो रहे हैं, हल्दी अलग है, मायरा अलग है, लेडी संगीत अलग है, रिसेप्शन अलग है, राजस्थानी कार्निवल, ये वो हज़ारों चीज़ें हो चुकी है, और वेरियस टाइप के जो शोज आते हैं। बिल्कुल सही है। तो कॉमेडी पे तो हम मतलब अपना फोकस भी है। सही है, सही। अच्छा भैया, एक नॉर्मल बात मैं आपसे पूछता हूँ कि जैसे कि हम फ्रेंड से बात करते हैं, या दोस्तों से किसी से बात करते हैं, कलीग से बात करते हैं, बिल्कुल दोस्तों में जो बैठते हैं, बिल्कुल दोस्तों में बैठते हैं, तो हमारे सर्किल में हमारी लैंग्वेज अलग होती है, अब्यूसिव लैंग्वेज होती है। हम थोड़ी वल्गैरिटी भी करते हैं, थोड़ी माता जी बहन जी भी करते हैं, अच्छी वाली करते हैं। उस चीज़ को इग्नोर करके एंकरिंग में जब आपको गुस्सा आता है तो आप उसको कैसे कंट्रोल करते हो, या कैसे उसको हाइड करते हो, कैसे स्माइल आप बरकरार रख पाते हो। ये पता है, ये मेरे सब दोस्त जितने भी ये देखेंगे जो वीडियो, ये उनके लिए वो हमेशा मुझसे एक सवाल ही पूछा करता है, भैया तू यहाँ ऐसी बातें करता है, वहाँ क्या करेगा। तब हमेशा होता है कि मैंने जैसा बताया कि कंट्रोल, मेडिटेशन जिसे कहा जाता है, कंट्रोल आप कीजिए। जय गुरुदेव जो हमारे हैं, आर्ट ऑफ लिविंग की बात हम करते हैं, मैं भी स्टूडेंट रहा हूँ, तो आप, हाँ बिल्कुल, आपको वहाँ पे कंट्रोल रखना है। देखिए, गुस्सा सबको आता है, गुस्सा मुझे भी आता है। वहाँ पे मैंने जैसे बताया कि
वेडिंग्स में कई लोग होते हैं आपसे बदतमीजी भी कर देते हैं, उन लोगों को कोई पता नहीं होता। जैसे एक वेडिंग था, मुझे नहीं पता था कि ये इंसिडेंट है, बात मैं बताना नहीं चाहता हूँ लेकिन बता देता हूँ। एक वेडिंग में मैं गया था, तो अच्छी वेडिंग चल रही थी, माहौल बन रहा था। बिल्कुल। फिर एकदम से क्या हुआ कि एक अंकल आते हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि स्टेज पर कोई नहीं आना चाहिए, याद रखिएगा स्टेज पर कोई भी नहीं आना चाहिए, आपकी जिम्मेदारी है। मैंने ठीक है। एक अंकल आए, 10 का नोट हाथ में था, उड़ाते उड़ाते, तो मैंने उन अंकल को, मैंने कहा अंकल आप प्लीज़ आप नहीं जा सकते। अंकल ने मुझे धक्का दिया। मैंने फिर कहा अंकल नहीं जाते, अंकल ने फिर मुझे धक्का दिया। पेशेंस की बात जो बता रहे हैं, धैर्य टूट चुका था, धैर्य टूटते मैंने माइक पर अंकल को अच्छा कुछ ऐसा एब्यूजिव तो मैं आज से यूज भी नहीं किया, लेकिन अंकल को मैंने थोड़ा सा गुस्से में आकर उस माइक पर कुछ बोल दिया। बाद में पता लगा कि वो दूल्हे के पापा जी थे और मैं दुल्हन साइड से था, तो खाना तो क्या खाना था फिर बेटे से चीज वो चीज। लेकिन वहाँ भी उसके बाद शब्दों को चेंज, कई बार हम लोगों से बहुत गलतियां हो जाती है चलते चलते फ्लो में आप इतनी ज्यादा, जैसे आप ब्राइट की जगह ग्रूम बोल देते हैं, ग्रूम की जगह ब्राइट बोल देते हैं, ब्राइट फैमिली की जगह ग्रूम, लेकिन आपको उन शब्दों को कंट्रोल करना है। जैसा कि एक और इंसिडेंट था, मैं बता रहा हूँ, एंकर्स को बताना चाहिए। लोग पूछते हैं कि आप कैसे रोक देना है। मैंने एक बार क्या हुआ भाई, मैंने कहीं से वो डायलॉग चुराया था, मतलब क्या हुआ था, कहानी थी। रात को कपिल के शो में देखा, तो दूसरे दिन मैंने क्या किया कि वहाँ वो डायलॉग मैंने मारा। डायलॉग कुछ ऐसे था कि बॉल्ड वाले अंकल थे, बाल नहीं थे, तो वो होने के बाद उन्होंने डांस खत्म किया, उनकी पत्नी साइड में खड़ी हुई थी। मैंने माइक पे बोला कि जब माँ सिर पे हाथ फेरती है तो बाल आ जाते हैं, और जब बीवी सिर पे हाथ फेरती है तो बस इतना सा बोलना हुआ और लोगों को ताली बजाना हुआ। और उन इंस्टेंट पर उन अंकल की शक्ल पर मुझे इतना गुस्सा दिखा, फाइनली वो बंदा उनका जीजा तब। लेकिन यहाँ पर मैंने क्या किया, मैं आपको बता रहा हूँ, ये और एंकर्स को बता रहा हूँ कि आपके शब्दों को जब आप एक्सप्रेशन देख लेते हैं लोगों को, चेंज करना जरूरी है। और मैंने 1 सेकंड में वहाँ चेंज की बात, चेंज करने के बाद मैंने कहा ये सबके साथ होता है, आप हमारे गुरु हैं, आप ही तो सबसे अच्छी जीजा हैं, आप जैसा माहौल ये वो, आप जितनी तारीफें होंगी, आपको सबसे बड़ी एंकरिंग में सबसे बड़ी खासियत है कि सामने वाले की तारीफ करनी होगी, जैसा कि मैं आपकी कर रहा हूँ। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। मैं काफ़ी समझ रहा हूँ उस बात को। अच्छा भैया, एक लास्ट बात ये है कि अगर किसी को एंकर बनना है तो उससे क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, अगर आपको एक अच्छा एंकर बनना है तो सबसे पहले आपको रिलेशन डेवलप करनी होगी। सबसे पहला जो ये काम है, रिलेशन डेवलप के बाद फिर आपको अपनी जैसे भी मैं बात करूं कि आपको बोलने की जो शैली है वो तो आपको सुधारनी होगी। बहुत अच्छी आपकी शैली होनी चाहिए। बेस थोड़ा सा बढ़ाना होगा। बेस क्या होता है, जैसे मैं आपसे नॉर्मल, एक बार मेरे पास ऐसे कॉल आया था, तो उसने, हम बेसिकली बात करती है, तो जयपुर से कॉल था, उसने मुझे कॉल किया कि एंकर योगी बोल रहे हैं। मैंने कहा अब बेसिकली बोलते हैं हाँ भैया बोल रहा हूँ। तो उसने कहा यार आपकी तो आवाज़ एंकर जैसी लगी नहीं रही है। मैंने कहा 1 मिनट, हेलो मैं एंकर योगी बोल रहा हूँ। उसने कहा हाँ आप एंकर लग रहे हो आप। तो आपको क्या होगा, बेस आपको लाना होगा। आपको लोगों को लगना चाहिए कि आपकी आवाज़ उनसे थोड़ी सी अलग। आपको कोई मिमिक्री की जरूरत नहीं है, आपको एक्स्ट्रा कोई एफर्ट नहीं लगाने, शब्द अच्छे होने चाहिए। शब्दों की शैली के साथ संस्कार। आप जब पारिवारिक लोगों में बैठते हैं, जरूरी नहीं है आप जैसे पुलिस प्राइड अवार्ड्स हैं, डांडिया है, आप कहीं भी जा रहे हो तो लोगों को लगना चाहिए क्योंकि अपनी फैमिली के साथ, जो कि आज का कॉमेडी शोज में चल रहा है। बिल्कुल सही है। आपने खुद ने भी देखा होगा कि लोग, मतलब ऐसे कंटेंट है जहाँ पर हम शायद रील्स को भी ऊपर बढ़ाते हैं तो जल्दी से ऊपर बढ़ाते हैं। बिल्कुल, फैमिली के साथ उसको नहीं देख सकते हैं। उनको नहीं देखिए, जैसे एक नाम आजकल महेश चल रहा है। तो हम लोग क्या होता है कि उन चीज़ों को मेंटेन करके आपको रखना पड़ेगा। आपको बिल्कुल ही सेकंड, आपको अपना नेटवर्क जो है वो बढ़ाना पड़ेगा। और अभी की जो डिमांड है जो हम कर रहे हैं वो है डिजिटल, जो यूट्यूब है ये है, और आपके चैनल तक पहुंच जाएंगे तो शायद लोग बढ़ जाएंगे। बिल्कुल भैया, भाई आपका साथ रहेगा तो बिल्कुल बढ़ेंगे, हम भी बढ़ेंगे। भैया एक लास्ट मैसेज हमारे व्यूवर्स को जो आप देना चाहें अपने दिल से। यार मैं, देखो मैसेज, सबसे अच्छा मैसेज ये है कि पहला मैसेज तो ये है कि आप जब भी अपनी लाइफ में शुरुआत करें, जो सबसे बड़ा टास्क होता है 10th के बाद लोगों का सवाल होता है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो मैं तो सिर्फ एक ही बात बोलूँगा, अपने दिल की सुनो, जो आपका दिल बोलता है वो करो, चाहे आप कुछ भी करते हो। 3 इडियट जरूर देखना, उस मूवी को देखोगे थोड़ा सा लगेगा कि यार अपने को अपना वही काम करना है। सेकंड, अपने मम्मी पापा को बहुत खुश रखिए, उनसे अच्छा मतलब तो हमें कोई नहीं है।
अपने गुरुओं का सम्मान कीजिए, आप बड़े उससे सीखते रहिए, जो आपके बड़े हैं, जो आपको लगता है लोग पता है अच्छा सीखना नहीं चाहते, मैं तो चाहता हूँ कि सीखते रहिए। और एक लास्ट मैसेज कि iQuins के साथ जुड़ जाइए, इसे सब्सक्राइब कीजिए बहुत, और इनसे जरूर जुड़िएगा मोहन सर। मैं इनकी एक ही चीज़ का फ़ैन हूँ, वो इनकी इंग्लिश, इनके बोलने का तरीका बहुत अच्छा तरीका है, इनसे ज़रूर कनेक्ट होते रहिए। बिल्कुल भैया, हम भी आपसे बहुत कुछ सीखते हैं, और जैसा कि आप हैं तो मैं भी चाहता हूँ कि कभी मैं आपकी तरह बनूँ, आपसे अच्छा बोल पाऊँ कभी। नहीं, आप मेरे से अच्छा बोलते हैं। मैंने आपसे क्या कहा, हर किसी का बोलने का तरीका और ये भी सबसे बड़ी बात है। आगे जाते जाते मैं चैनल पे बोलूँगा कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपको क्या बात कहाँ करनी है, बिल्कुल। और आप किस जगह के लिए सुटेबल हैं। मैंने जैसे आपको बताया कि मैं वेडिंग्स में ज़्यादा मुझे फील आता है, ऐसे हमारे कई एंकर्स हैं बहुत अच्छे अच्छे, जो हमारे सीनियर एंकर हैं, जो अभी भी मैं बात करूँ तो कॉर्पोरेट में माहौल है उन लोगों का, वो कॉर्पोरेट के लोग वेडिंग पे काम नहीं कर पाते। जैसे वेडिंग में एक बहुत बड़ा टास्क बता रहा हूँ आपको, मेरी लाइफ में सबसे बड़े टास्क कहाँ आते हैं। टास्क ये होता है जैसे कोविड के बाद ये आया कि आपको 50 लोगों को इंटरटेन करना है। तो हर व्यक्ति 50 लोगों को, आप 5000 लोगों को इंटरटेन कर सकते हैं, 50 लोगों को इंटरटेन करना मुश्किल होता है। 20-20 लोग 15 जगह की पार्टी को इंटरटेन करना है, तो सबकी टास्क अलग है। जैसे आपका माहौल है, आपका तो मैं खुद दीवाना हूँ। बिल्कुल भैया, हम आपके दीवाने, हम आपसे सीखते हैं। तो भैया थैंक यू सो मच, आपने हमें अपना अनमूल्य समय दिया। आप समय आपने दिया, मौका आपने दिया, और मैं लोगों से कहूँगा कि इस चैनल से ज़रूर जुड़िए, सर से ज़रूर जुड़िए, सीखते रहिए। थैंक यू सो मच भैया। Thank तो ये था हमारा आज का पॉडकास्ट योगी भैया के साथ में। हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला, काफ़ी कुछ जानने को मिला। फिर भी अगर आपको योगी भैया से जुड़ना है या इनसे एंकरिंग करवानी है तो इनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और इनके 2-3 शोज़ या उनका जो टेली इंस्टाग्राम चैनल है ये भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप इनसे कनेक्ट कर सकते हैं। अभी के लिए थैंक यू सो मच।